बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कौन कहता है खान साहब को सियासत नहीं आती? सियासत तो उनकी घुट्टी में पड़ी है। जो 2.5 साल की कारकर्दगी को वजीरों पर डालकर पतली गली से निकल जाए, खुद बरीउज़्जुमा हो जाए, उससे ज्यादा होशियार कौन होगा? काबिलियत और अहलियत पर सवाल तो पहले दिन से है, लेकिन होशियारी और चालाकी में हाँ साहब का कोई जवाब नहीं है। जो बड़ी मासूमियत से ये कहते पाए जा रहे हैं कि तैयारी के बगैर हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी, जबकि पूरी कौम को ये गोली दी गई थी कि खान साहब 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली लेकर आएंगे। तो क्या ये जद्दोजहद सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए थी? खान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के शौक में चलती चलाती हुकूमत गिरा दी। मईशत का सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश करने के बाद अब वो ये कहते हैं कि बगैर तैयारी के हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी। अल्फाज पर अगर गौर किया जाए तो खान साहब ये भी मान रहे हैं कि खान साहब ने हुकूमत सिर्फ अवाम के वोटों से हासिल नहीं की, बल्कि उन्हें हुकूमत दी गई है। तो वो मुआशी फीसा गोरस जो साबका हुकूमतों के गुनाह गिनवाते नहीं थकते थे, झूठ बोलते हुए उनके माथे पर एक शिकन नहीं आती थी, जो सर पकड़े बैठे थे, कौम को रोज बताते थे कि हम बर्बाद हो चुके हैं, मईशत वेंटिलेटर पे जा चुकी है, 5.8 जीडीपी के साथ भी हमारी तरक्की के कोई आसार नहीं है, ज़र मुबादला बिल्कुल नहीं है, खजाना खाली पड़ा हुआ है, हुकूमतें लूट कर खा चुकी हैं। ये सब वो लोग थे जिन्होंने खान साहब के गले में जबरदस्ती हुकूमत का ढोल डाल दिया। अब वो बजाते फिर रहे हैं और 2.5-3 साल गुजारने के बाद वुज़रा से ये कह रहे हैं कि अब कारकर्दगी दिखाना होगी। तो सवाल ये है कि जो अब तक अवाम को दिखाया गया, क्या वो कारकर्दगी नहीं है? हाँ साहब तो ये दावे करते फिर रहे हैं कि हमने मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल लिया है। अगर वाकई हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया होता, मुआशी बहरान से निकाल लिया होता, तो फिर खान साहब को चाहिए था अपने वुज़रा को मुबारकबाद देते, उन्हें शाबाश देते। लेकिन शाबाश देने की बजाय अगर खराब कारकर्दगी का रोना रोया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया है कि वो नाकाम हो चुकी है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है। तो यह भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो लोग जो खुद से ये मान रहे हैं कि उनसे पिछले 2-2.5 साल में हुकूमत नहीं चलाई गई और पिछले 2.25-3 साल के अरसे में उन्होंने सीखा कुछ नहीं, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने के सिवा कारकर्दगी कुछ नहीं है। तो फिर अगले 2.25 साल में अवाम के साथ क्या होगा, इस मुल्क के साथ क्या होगा, मईशत के साथ क्या होगा, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हाँ साहब ने सिर्फ 2.5 साल बाद नारा मार दिया है कि जागते रहना, साढ़े रहना, जबकि बहुत से दर्दमंद पहले दिन से कह रहे हैं कि जागते रहना, एड़ते न रहना। अब लोगों ने खान साहब की इस तकरीर का मतलब जो उन्होंने वुज़रा की कारकर्दगी अपनी हुकूमत के हवाले से की, उसका जिसने जो भी मतलब निकालना है वो निकाले, मगर बैनुल सतूर में तो ये बात समझ में आ रही है कि खान साहब तैयार नहीं थे, लेकिन हुकूमत जबरदस्ती उनके सर पर मुसल्लत कर दी गई। चूंकि वो वज़ीर आज़म बनने की शदीद ख्वाहिश रखते थे, तो इसी ख्वाहिश के तहत उन्होंने हर चीज को बिल्डोज कर दिया और अपना हदफ हासिल कर लिया। लेकिन अब उन्हें आटे दाल का भाव समझ में आ गया है, और यह बात भी कि वो लाए गए हैं। खुद से आते तो तैयारी करके आते। तो बहुत से तजिया निगार और मुबस्सिरीन ये समझ रहे हैं, अब बहुत से लोग इस बात का गिला शिकवा कर रहे हैं कि खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले ये दावा किया था कि उनकी बहुत बड़ी तैयारी है, और अब वो इस मामले पर 380 डिग्री का बहुत बड़ा यू टर्न लेकर सारा मलबा अपनी टीम पर डाल चुके हैं, जिसके बारे में फरमाया करते थे कि बड़ी जबरदस्त टीम है और टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। तो 2.5 साल बाद कौम को बड़ी मासूमियत से यह बता दिया गया है कि तैयारी शहरी कोई नहीं। हाँ साहब ने भी ये फरमाया था कि बाहर से वो जो कुछ देख रहे थे, अंदर इसके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। तो इस बात की तय में भी कई बातें मौजूद हैं कि शायर ये कहना चाहता है कि हुकूमत से बाहर बैठकर जो भी दिखाई दे रहा था वो उसकी बुनियाद पर हमने इल्जामात लगाए और वो इल्जामात महज मफरूजों की बुनियाद पर लगाते रहे।
हकायक से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। हकायक वो थे जो हुकूमत संभालने के बाद पता चला, और इनके वो सब अंदाजे गलत थे। लेकिन ये बात वो मानेंगे नहीं कि जिन पर करप्शन के इल्जाम लगाते थे, और वो इल्जाम भी महज इल्जाम थे, क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद अगर शवाहिद मिले होते तो जिन लोगों को करप्ट करार दिया था वो सजाएं भुगत रहे होते, और जिस करप्शन की बात वो करते थे वो भी महज प्रोपेगेंडा था, जो अगर ना किया जाए तो फिर सियासतदान हीरो बन जाते हैं। इसलिए जो भी हीरो बनता है उसे इल्जामान लगाकर जीरो कर दिया जाता है। तो खान साहब ने जो वादे किए कबल अज वक्त वजारत उज़्मा और बाद अज बसियार होरी, इस पर बहुत लोगों ने बहुत तफसील तजिए किए हैं। तो उनमें से बहुत सी बातें याद दहानी के लिए पेश खिदमत है। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कोई मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। मेरी टीम के अंदर कई पुराने होंगे, अक्सरियत इस कौम के नौजवान और नए लोग होंगे इस पार्टी के अंदर। टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक तो एक नया पाकिस्तान बनाएगी, और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। 200 लोग हमें चाहिए, आप यकीन करें 200 लोग आपके अहम ओहदों पे बैठ गए, आप देखें कितनी तेजी से ये मुल्क चेंज होता है। तहरीक इंसाफ की वो टीम बना रहा हूं जिसमें मेरे खिलाड़ी ऊपर वो आएंगे जो मेरी मुल्क के लिए खेलेंगे, अपनी जात के लिए नहीं खेलेंगे, अपनी कौम के लिए खेलेंगे। हाँ साहब ने तो 2-2.5 साल बाद ही आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं, जबकि नवाज शरीफ 3.5 साल हुकूमत करने के बाद भी ये कह रहे थे कि वो ठीक करके दम लेंगे। इसके लिए इन्हें और वक्त मिले तो वो सब कुछ ठीक करके जाएंगे, जबकि खान साहब ने तो 2.5 साल बाद ही हाथ खड़े कर दिए कि हमसे कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो नवाज शरीफ और इमरान खान के बयानात में बहुत फर्क है। बेशक ये बयान चलाए गए हैं कॉम्पनसेट करने के लिए, लेकिन नवाज शरीफ ये नहीं कह रहे कि हम तैयारी के बगैर आए हैं, हमें तैयारी के साथ आना चाहिए था और बगैर तैयारी की हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी। ना ही नवाज शरीफ ये कहते पाएंगे कि हमें समझ ही नहीं आ रही, यानी 1.5-2 साल तक हमें समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। तो खान साहब ने तो ये माना कि बगैर तैयारी की हुकूमत लेना नहीं चाहिए थी, जबकि नवाज शरीफ ये नहीं कह रहे थे। नवाज शरीफ इसके बरक्स कह रहे थे कि मसाइल है, उनके अंदाजे से ज्यादा है तो वो ठीक करके जाएंगे। ना ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसी वजीर पर डाली, ना ही वज़रा को डांटा डपटा, ना ही किसी और के गले में डोल बांधने की कोशिश की। तो जिस तरह खान साहब ने अपनी जिम्मेदारी टीम पर डाल दी है कि वो नालायक है। खान साहब को सब कुछ आता था लेकिन टीम अच्छी नहीं मिली। तो हर हुकूमत ये चाहती है कि अपनी पॉलिसियों को लॉन्ग टर्म लेकर चले, लेकिन कोई पॉलिसी होना तो चाहिए। जिसकी पॉलिसी होती है वो ये भी चाहता है कि वो तसलसल से काम करे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है। जितनी मेहनत से हम किसी को लेकर आते हैं उससे ज्यादा मेहनत से उसे घर भेजने पर भी लग जाते हैं। हुक्मरान जमात जिस तरह 2.5 साल के बाद ये मान रही है कि वो तैयारी के बगैर आगे थे, हाँ साहब ने पूरी कौम के सामने इतराफ किया कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी। इस तरह ये लगता है कि अपोजिशन के इस्तीफों के हवाले से भी उनकी कोई तैयारी नहीं है, उसे भी गैर संजीदगी से लिया जा रहा है। देखिए, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन इस्तीफे दे दे और हम बाई इलेक्शन करा लेंगे। एक तो इस्तीफों का हुजम बहुत ज्यादा है, और दूसरा बाई इलेक्शन 2, 4, 6 सीटों पर तो कराए जा सकते हैं जो किसी के पार्टी बदलने की वजह से खाली होती है या किसी के इंतकाल की वजह से कोई नशिस्त खाली होती है। तो जिन नशिस्तों से लोग प्रोटेस्ट के तौर पर, एहतजाज के तौर पर इस्तीफे देंगे, तो असल एहतजाज तो उनका इस्तीफों के बाद शुरू होगा। तो हर मुस्तफी होने वाला MP और MNA जब वो इस्तीफा देगा तो क्या वो आराम से बैठ जाएगा? ये कॉमन सेंस की बात है। वो तो अपने इलाके के अवाम को साथ लेकर बाहर निकलेगा, एहतजाज करेगा, और जब वो बाहर निकलेगा, प्रोटेस्ट करेगा, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी पैदा होंगे। वहां इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता। तो हालात इतने सादा नहीं है
जितने हुकूमत जाहिर कर रही है मुश्किल काम है। अगर कोई ये समझ रहा है कि अपोजिशन इस्तीफे देकर घर बैठ जाएगी और हुकूमत बड़ी आसानी से इलेक्शन करा लेगी, तो इससे बड़ी गलत फहमी कोई पाल ही नहीं सकता। जिस हल्के का मुंतखब एमएनए इस्तीफा देगा, क्या वहां के अवाम रिएक्शन नहीं देंगे, वहां वो फौरी इलेक्शन होने देंगे? तो मेरे नजदीक तो असल मसला इस्तीफों का नहीं है, इस्तीफों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का है, जो हुकूमत के हक में नहीं होगी। और फिर किसी को यह कहना पड़ेगा कि उसको यह भी अंदाजा नहीं था कि इस्तीफों के बाद क्या होने वाला है, वरना उस पंगे में न पड़ते हैं। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बारे में वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है बज़ाहिर अच्छे नहीं हैं। क्यों अच्छे नहीं, इसी बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र है ताहिर अशरफी। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। वॉच ताहिर अशरफी। ये सारी गलतियां हमारी तरफ से हुई है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। हमारे वो भाई हैं, जब हम उनके साथ बैठते हैं, हमारे लोग उनके साथ बैठते हैं, भाइयों के दरमियान हर तरह की बात होती है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो आखिरी विजिट हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, उसमें सारी बातें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हर चीज में बेहतरी आई। और गिला शिकवा जो है वो एक ही है, वो उसको जिधर से मर्जी आप पकड़ लाएं कि यहां पाकिस्तान में जो अरब दुनिया और बिलखुसूस सऊदी अरब के खिलाफ। अच्छा, इतना बताया कि हसासियत ज्यादा तुर्की के बारे में है, कतर के बारे में है, ईरान के बारे में है, मलेशिया के बारे में है, या किसी और चीज के बारे में है? इनमें से किसी के बारे में हसासियत नहीं है। हसासियत यह है कि पाकिस्तान के अंदर आलम अरब और बिलखुसूस सऊदी अरब के खिलाफ जो एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान को एक निशाना बना लिया गया है, यह नहीं होना चाहिए। और यह हमारा भी मौकफ है। हम भी उन दोस्तों से कहते हैं कि खुदा के लिए इत्तलाआत की बुनियाद पे तो कोई बात हो। हर रोज आप दे देते हैं कि जनाब आज सऊदी अरब में बगावत हो जाएगी, आज सऊदी अरब ने यह कह दिया, आज खान साहब ने सऊदी अरब को वार्निंग दे दी। तो खुदा का खौफ करो। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी आया अमीर सुल्तान का फोन। एक मिनट, अगर हमारे ताल्लुकात खराब होते तो ये मोहम्मद बिन सलमान के बड़े भाई हैं सुल्तान बिन सलमान, अभी उनका फोन आया 2 दिन पहले खान साहब को। सऊदी अरब के यहाँ जो सफीर है वो जाके बाजवा साहब से मिले। तो ये तो हमारी मुलाकातें भी होती रहती हैं, काम भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। और हमारे लिए तो हमारे इंडियन से भी बाज़-औक़ात हो जाती है अमलन। OIC में सऊदी अरब ने हमारे लिए लॉबी की इस करारदाद के लिए। है कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ और, तो अंदर की बात कुछ और है। और कहने वाले कहते हैं कि खान साहब जितनी जल्दी दोस्ती करते हैं इतनी जल्दी वो लोगों को नाराज भी कर लेते हैं। अब जराए तो ये कहते हैं कि खान साहब को इक़्तिदार में लाते वक्त जो वादे उनसे किए गए थे या जो खान साहब से वादे लिए गए थे वो पूरे नहीं हो सके, जिसकी वजह से नाराजगी हुई है। और रियासत के साथ तो मामला ठीक चल रहे हैं, मगर हुकूमत को ठेंगा दिखा दिया गया है। अब हुकूमत ने यह तो मान लिया है कि सऊदी अरब नाराज है, और नाराजगी की वजह यह बताई जा रही है कि अरब ममालिक के खिलाफ पाकिस्तान में प्रोपोगंडा हो रहा है। तो गुजारिश ये है कि यह कौन सा पहली बार हो रहा है? क्या इससे पहले अरब ममालिक के खिलाफ प्रोपोगंडा नहीं होता था? अरब ममालिक के मामले में हमेशा खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनती रही हैं, और कोई सिर्फ इस बात से नाराज कैसे हो सकता है कि हुकूमत तो उनके आगे लेट रही हो। और खास तौर तो कहते थे कि मोहम्मद बिन सुलेमान पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे। तो अगर हुकूमत बिल्कुल उनके साथ मिली हुई है या उनके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है, सिर्फ चूंकि अवाम मुखालफत कर रहे हैं तो वो हुकूमत से नाराज हो जाए। अब चूंकि सऊदी अरब के अंदर सोशल मीडिया कंट्रोल्ड है और पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में भी तासुर है कि वो कंट्रोल्ड है। सोशल मीडिया पर भी मुतरादा ट्वीट्स जो है वो डिलीट कराए जाते हैं, लोगों को पकड़ भी लिया जाता है। तो फिर
सर अरब ममालिक के खिलाफ प्रोपोगंडा क्यों नहीं रोका जा सकता? अगर अरब ममालिक से दोस्ती हो सकती है सिर्फ प्रोपोगंडा रोकने की वजह से, तो इस पर काम किया जाना चाहिए। और अगर सऊदी अरब सिर्फ इस बात पर नाराज है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया, जो कि जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, उस पर अरब ममालिक के खिलाफ या उस हवाले से मनफी बातें हो रही है, तो इसको रोकना कौन सा मुश्किल काम है? ये जो आप खबरें देखते सऊदी अरब के हवाले से कि खान साहब ने सऊदी अरब का उधार उनके मुंह पे दे मारा, खान साहब ने सऊदी अरब को आंखें दिखा दी और सऊदी अरब की फलाह बात मानने से इनकार कर दिया, ये इस किस्म की खबरें या इस किस्म के वीलॉग या ट्वीट तो खान साहब का हामी मीडिया करता है। अपोजिशन तो अरब ममालिक के हवाले से कोई बात भी नहीं कर रहा और ना ही मीडिया इस पर कुतबा आजमाई कर रहा है। तो इसके लिए बड़ा आसान काम है, हुकूमत अपने बंदों को कंट्रोल करे, अपने हमायती मीडिया को बोले कि अरब ममालिक के खिलाफ कोई बात ना करे, तो मुझसे मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला ये है नहीं, मसला कुछ और है। गुफ्तगू कर रहे हैं JUI के रहनुमा मुफ्ती किफायत उल्लाह। मौलाना फजल रहमान को नैब ने बुलाया, उन पर इल्ज़ाम लगाए, इन्हीं पर बात हो रही है। अंदलीब अब्बास और गुफ्तगू कर रहे हैं मुफ्ती किफायत उल्लाह, देखते हैं कि क्या हासिल वसूल है। अंदलीब साहबा, आप लोग क्यों इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं जब कोई बात नहीं है? बिलावजह आप लोग डीजल डीजल कहते हैं। देखिए, मैं तो ये सामने देख रही हूं, मेरे ये लिखे हुए हैं 8 घर, 6 प्लाजे, माशाअल्लाह, एक जमीन है 505 कनाल्स, एक है 714 कनाल, एक है 124 कनाल, एक है 302 कनाल। ये सिर्फ मैं ऊपर वाला पढ़ रही हूं। सिर्फ ये सवाल है कि ये आए कहां से पूछो, ये किसके नाम पर है? ये आए कहां से हैं? नहीं, ये नाम इसका किसका है? जरिया माश ये लिखा हुआ है। अगर ये अंदलीब बता दे कि ये फजल रहमान बिन मुफ्ती महमूद के नाम पर है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हें ड्रामा बनाया, वो फ्रंट मैन है, वो फ्रंट मैन है, इसके नाम पर निकालो। मैं दावा करता हूँ मंसूर कि मौलाना फजल रहमान की तरह ज्यादा ईमानदार कोई सियासी पार्लियामेंटेरियन नहीं होगा। अंदलीब जाहिर है। क्या ये मौलाना फजल रहमान हमारे ऊपर पकड़ो ना भाई, जरूरत करो, पकड़ो। अंदलीब साहबा, क्या ये मौलाना फजल रहमान के नाम है? गुजारा कर दे। अंदलीब साहबा, क्या ये मौलाना फजल रहमान के नाम? मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान का जवाब तो देने देना ईमानदार उनको, जवाब तो देने दे। बताइए अंदलीब साहब जी, ये जो दो घर हैं और किसके नाम पर है? ये मैं यही बता रही हूँ, मुझे जो मेरे सामने ये लिखा हुआ है। लिख कर दिया या ISPR ने उसको? जी बिल्कुल, ये नैब के ISPR ने लिख कर दिया है। अरे नहीं यार, इस तरह के करप्ट है तो गिरफ्तार कर लें, सबूत है तो अदालत से सजा दिलाएं। किसने रोका है? कोई भी किसी करप्ट शख्स की हमायत नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से ये जो रवायत चल निकली है कि किसी पर भी कोई इल्जाम लगाकर उसका मीडिया पर ट्रायल किया जाता है और उसका हल किसी के पास नहीं है। एक कागज लगा दिया और बता दिया जनाब ये हुआ ये हुआ। अब वो कागज कहां से आया, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, किसी कोर्ट में जाएगा, तस्दीक होगी नहीं होगी, कुछ नहीं पता। तो जब हुकूमतें खुद सिर्फ मीडिया ट्रायल पर इक्तफा कर लें, उसी पर राजी हो जाएं, मुलजिम को मुजरिम साबित न कर सकें, उसे कैफरे किरदार तक न पहुंचा सके, तो उसका मतलब है कि कहानी कुछ और है। या तो इल्जाम झूठा है या फिर चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं और अवाम बेचारे बेवकूफ बन रहे हैं। बदकिस्मती से हमारा जुडिशियल सिस्टम भी इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा। इल्जाम लगाने वाला इल्जाम लगाकर आराम से निकल जाता है या तमाशा देखता रहता है, और जिस पर इल्जाम लगता है वो उम्र भर सफाइयां देता मर जाता है। और इस वक्त ये काम अपने अरूज पर है, और जब से सोशल मीडिया आया है तो किसी ना किसी के साथ को टैग लग जाता है, कोई कहानी वाबस्ता कर दी जाती है और वो चलती रहती है। तो प्रोपेगेंडा और हकायक को एक ही तराजू के एक ही पलड़े में तोला जाता है, दोनों को रखा जाता है। तो हकीकत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, आम आदमी के पास ये फर्क समझने के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी तो अपने रोजमर्रा के मसाइल में उलझा हुआ है, रोजगार के मसाइल में उलझा हुआ है, महंगाई की चक्की तले पिस रहा है। वो सिर्फ सुनता है और सुनने के बाद वो मान जाता है कि उसके मसाइल की वजह वही शख्स है जिस पर इल्जाम लगा है। फिर ये इल्जाम दाग बनकर उम्र भर पीछा करता है, चाहे आप लाखों बार सफाई दे चुके हो। अब मौलाना फजल रहमान ने जिंदगी में ना कभी डीजल का कारोबार किया है, ना उनका इससे कोई ताल्लुक है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने जिंदगी में कोई कारोबार किया कि नहीं किया। लेकिन एक जमाने में यह अफवाह जरूर उड़ी थी कि मौलाना फजल रहमान को डीजल का परमिट मिला है और डीजल के कारोबार पर उनका गलबा है। तो यह अफवाह थी, वो दिन है और आज का दिन है। इस इल्जाम को उनके मुखालिफिन ने उनके नाम का हिस्सा बना दिया है।
आगे बढ़ते हैं और हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी जलसों में और सियासी मामलात में खवातीन के हवाले से आजकल बहुत ही अजीबो गरीब जुबान इस्तेमाल की जा रही है। उस पर हसन निसार साहब ने अपना तज्जिया दिया है, पहले वो सुनते हैं फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा, मैंने जो कॉलम लिखा अच्छे 5-6 साल पहले जब इनका, हालांकि ये बड़ी मायूब बात है, मतलब लोगों को उनके पसंदीदा नामों से पुकारो जी। अगर मरियम ये चाहें कि भाई वो मरियम सफ्तर के, तो मरियम सफ्तर कहो आप। अगर वो कहें मरियम वालिद के हवाले से तो ठीक। अच्छा, ये आज से को 5-7 साल पहले जब ये आईडी कार्ड वगैरह उन्होंने चेंज कराया तो उस वक्त लोगों ने ये स्पेकुलेट किया कि ये पॉलिटिक्स में आने की तैयारी है, चूंकि जाहिर है उनके शौहर की तो कोई हैसियत नहीं, कोई औकात ही नहीं है पॉलिटिक्स में, बाप एक पॉपुलर लीडर है। अच्छा, मैंने उस वक्त लिखा कि यार मुझे एक गुमान गुजरता है कि कुदरत कहीं घेर घार के अब इस खानदान की बेटी को तो पॉलिटिक्स में नहीं ला रही, ताकि मकाफात अमल का पहिया जो है, सफाक बेरहम पहिया, वो सारा। अच्छा, अब इन तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है और ये साबित करना भी कोई मेरा तो कम से कम मकसद नहीं है कि भाई शुरू किसने किया, ये हुआ। अब जो सूरत हाल है कि हम लोग ये करने वाले भी मुझ में से ही हैं, मैं उनमें से हूं। ठीक है, बेनजीर भुट्टो भी पराई नहीं थी, दैट वे देखो मरियम नवाज भी गैर नहीं। मैं तो ये टीवी शीवी भी कम देखता हूं, मुझे जो लोगों ने दिखाया वो रूह फरसा था। वो किसी संजीदा आदमी के लिए, किसी बाप के लिए, किसी बेटे के लिए मैंने तो लिखा है जी कि तुम बहनों के बगैर तो भाई होते हैं, ठीक है, बेटियों के बगैर भी बाप होते हैं जी। कोई माओं के बगैर तो कोई इंसान जन्म नहीं ले सकता। बिल्कुल, कोई तो रहम करो। कुछ लोगों की तान कहीं से भी शुरू हो टूटती नवाशी पर है और इनका बस चले तो कुदरती आफात का जुम्मा भी नवाज शरीफ पर डाल दे। बस बारिश ज्यादा हो रही है उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ है, और इस दफा गंदम पूरी नहीं होगी उसका जिम्मेदार भी नवाज शरीफ है। तो 90 की जो दुहाई थी इसमें कोई शक नहीं, सियासत का दौर इंतहाई बुरा दौर था। अगर तारीख लिखी जाएगी तो उस तारीख में जो 90s की दिहाई है उसको अच्छे लफ्जों में कभी याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दौर में बहुत लड़ाई चल रही थी, सियासतदानों की, एस्टेब्लिशमेंट की, ब्यूरोक्रेसी की, अदलिया, हर चीज इन्वॉल्व थी। तो नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त आपस में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन था और मद्दे मुकाबल बेनजीर भुट्टो एक खातून लीडर थी, तो उनकी बहुत किरदार कुशी की जाती थी और कहा जाता था कि सियासत और जंग में सब कुछ जायज है। अगर बेनजीर भुट्टो की जगह कोई और मर्द लीडर होता और यानी खातून ना होती तो शायद खवातीन के हवाले से कोई बात ना होती। तो बेनजीर भुट्टो के सियासत में आने के बाद खवातीन को उनके मुखालिफिन ने टारगेट किया। इसमें वो सारी जमातें शामिल थी, वो सारे लोग शामिल थे जो एंटी भुट्टो थे या बेनजीर के मुखालिफ सियासत करते थे। दाएं बाजू की सियासत करने वाले तमाम लोग वो खवातीन के हक हुक्मरानी के खिलाफ थे। और नवाज शरीफ के अलावा कई और सियासी और मजहबी जमातें इसमें 2-4 हाथ आगे थी, इसलिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से एक पॉलिटिकल अलायंस बनाया गया। तो नवाज शरीफ खुद ये बात मानते हैं कि सियासत का वो दौर बहुत तारीख था, गंदा था और बहुत सी ताकतें लोगों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। तो ये एक रियलिटी है, तो रियलिटी से बिल्कुल आगे फेरी नहीं जा सकती कि 90 की दहाई में सिविल हुकूमतों को ना मुद्दत पूरी करने दी गई, इदारे बहुत ज्यादा ताकतवर थे और हालात ये थे कि ब्यूरोक्रेट सदर भी हुकूमत को घर भेज देता था। तो नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दोनों ने इस हकीकत को तस्लीम की और उसके बाद दोनों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और डर्टी पॉलिटिक्स को तर्क करने का इरादा किया। अब ये बात भी उन हलकों के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी जो चाहते ये थे कि दोनों जमातें आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरे बांध रहे। शायद किसी के इंटरेस्ट इसी में हो कि दो बड़ी जमातें आपस में लड़ती रहे, तो फिर तीसरी पार्टी मैदान में उतर गई। तो अब पोजीशन बदल गई है, अब वो बाकी जमातें जो पहले आपस में लड़ती थी वो एक हुई हैं और नई सियासी जमात ने आकर उनसे लड़ाई शुरू कर दी है। तो माहौल वही हो गया है,
सिर्फ पोजीशनें बदल गई हैं। तो सिर्फ ये कहना कि जी खवातीन के हवाले से ट्रेंड नवाज शरीफ ने चलाया था, तो सवाल ये कि आज ट्रेंड कौन चला रहा है? अगर नवाज शरीफ ने या उनकी पार्टी ने खवातीन के खिलाफ कोई इस तरह की चीज की थी तो आज के दौर में तो उस मिसाल को तर्क कर देना चाहिए था। अब खान साहब के कारकुनों को किसने सिखाया है कि खवातीन की किरदार कशी करें? तो इस वक्त अगर आप ट्रेंड देखे जाके सोशल मीडिया के ऊपर, तो हुक्मरान जमात के लोग ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं। तो उसकी वजह यह कि इस वक्त खान साहब के मद्दे मुकाबल कोई और नहीं खड़ा, मरियम नवाज खड़ी हैं। तो मरियम नवाज सियासत में है जिनके खिलाफ रोजाना ट्रेंड चलाए जाते हैं, तो जवाब में उधर से भी इसी किस्म के ट्रेंड चलते हैं। अब उनके मद्दे मुकाबल कोई पॉलिटिकल खातून नहीं है तो वो किसी घर की औरत को टारगेट कर लेते हैं। ये ट्रेंड बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ना 90 की दहाई में दुरुस्त था, ना ये आज दुरुस्त है। लेकिन ये लीडर का काम होता है कि अपने फॉलोअर को समझाए। तो अगर हाँ सब अपने लीडर को समझाते हैं कि इस पे बात नहीं करनी है, इस पे कोई ट्रेंड नहीं चलाना, तो मेरे नजदीक ये काम रुक जाएगा। लेकिन जब दोनों तरफ से ये सूरत हाल है तो सिर्फ नवाज शरीफ को इल्जाम देकर बुग़्ज़ और अनाद का मुजाहरा तो किया जा सकता है, फेर नहीं रहा जा सकता। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।